अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दरख्तों के रिंग्स को जब पढ़ा गया तो पता चला कि दरख्तों के रिंग्स में हमारे पास C14 की मिकदार कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। C14 कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप है जो ज़मीन पर नहीं पाया जाता। साइंसदान इस बात पर परेशान हैं कि ये C14 हमारी ज़मीन पर कहाँ से आया, और उसके लिए बहुत सी रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि ये C14 खला से खला में किसी इवेंट की वजह से ज़मीन पर आया, और ऐसे इवेंट चंद हज़ार सालों में 6 मरतबा हो चुके हैं। साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि 1000 साल में एक ऐसा इवेंट आता है जिसमें हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन आती हैं, और इस इवेंट को म्याकी इवेंट कहा जाता है। इस इवेंट पर पहले ये बात की गई कि शायद ये सूरज की तरफ से होता है, सोलर फ्लेयर्स आते हैं। सोलर फ्लेयर्स अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको एक सोलर फ्लेयर उभरता हुआ नजर आएगा। सूरज पर ब्राइट स्पॉट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पॉट्स होते हैं जिनसे हम तक एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स भी पहुंचते हैं और उसके साथ रेडिएशंस भी होते हैं। ये आउटबर्स्ट होते हैं मैग्नेटिक एनर्जी के। तो अगर आजकल आप इस टेलीस्कोप से सूरज को देखें तो सूरज को देखते हुए आपको एहसास होगा कि सूरज पर बहुत से ब्लैक स्पॉट्स हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से आपको ये जो धब्बे हैं काले रंग के ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और इनके साथ ही मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है। इन्हें सन स्पॉट्स भी कहा जाता है। लेकिन 2025 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये स्पॉट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सूरज अपने मैक्सिमा पर है। हमने बहुत सी कंप्यूटर सिमुलेशंस की और देखना चाहा कि क्या ये C14 सूरज से आ सकता है, क्या म्याकी इवेंट सूरज जनरेट कर सकता है। क्योंकि अगर सूरज ये इवेंट जनरेट कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चांसेस यही है कि ये सूरज की तरफ से आया होगा। जब कंप्यूटर में ये सारा डाटा डाला गया और C14 की मिकदार भी डाली गई तो सिमुलेशंस ने हमें ये बताया कि ये म्याकी इवेंट सूरज से जनरेट नहीं हुए। मैं आपको ये भी बता दूं कि सूरज से सोलर फ्लेयर्स हमारी तरफ आते रहते हैं, और हमारी ज़मीन पर एक कार्बन साइकिल है। कार्बन साइकिल जिसे ग्लोबल कार्बन साइकिल कहते हैं। ज़मीन जितनी CO2 बनाती है, यानी CO2 प्रोड्यूस करती है, उसके साथ बैलेंसिंग एक्ट है, उतनी CO2 हम लेते भी हैं। तो प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 और अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से इंसान जब मरते हैं और डिके करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है। जितने भी जानवर हैं, जितने भी पौधे हैं, वो जब डिके करते हैं CO2 प्रोड्यूस होती है। हमारी फॉसल फ्यूल CO2, इसी तरीके से ओशन में CO2 प्रोड्यूस होती है, लेकिन दूसरी तरफ ओशन ऑक्सीजन भी देता है। हम फॉसल फ्यूल्स के ज़रिए CO2 प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो एक पूरा बैलेंस है हमारी एटमॉस्फेयर में, जो कि मैं आपको एक साइकिल की सूरत में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो हमारा कार्बन साइकिल स्टेबल है। तो इससे हमें ये हिंट मिलता है। ये रिसर्च की मैं आपको रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ डॉक्टर क्यू जैंग ने, और उन्होंने 2022 में अपने रिसर्च पेपर पे बताया कि जो उनको डेटा दरख्तों के रिंग से मिला और उसको जब सिमुलेट किया गया तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो रेडियो कार्बन है ये सूरज से नहीं आए। अगर इनके डेटा को गौर से देखा जाए तो इन्होंने C14 आइसोटोप की डेंसिटी, हर जो इवेंट है उसमें C14 के डेंसिटी इन्होंने मैप की है। तो आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा स्पाइक है ऊपर, वहाँ पर आपको जो एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर C14 की मैक्सिमम डेंसिटी आई है। तो वहाँ पर ज़्यादा शिद्दत आई है। जो 6 म्याकी इवेंट्स हमने कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए प्लॉट किए हैं, और इसी तरीके से इन्होंने डेटा को एक और नज़रिए से देखा कि कौन सा म्याकी इवेंट ज़्यादा वक्त तक रहा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कई ऐसे म्याकी इवेंट थे जो स्पाइक्स में बहुत अहम पॉइंट है। तो एक म्याकी इवेंट है फ़ौरन ही होकर ख़त्म हो गया, टाइम में कम था। लेकिन एक म्याकी इवेंट ऐसा था जो ज़रा देर तक चला और आगे भी उसमें स्पाइक्स आई। तो जब इनकी टीम ने नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के दरख्तों को देखा, उनके रिंग्स को देखा, तो वहाँ पर भी उन्हें
C14 तो एक जैसा मिला, लेकिन वहाँ पर भी कुछ चेंजेस नज़र आई। 774 CE में जो इवेंट हुआ वो इतना ताकतवर था म्याकी इवेंट, कि जितने भी सोलर फ्लेयर्स हम तक पहुँचे हैं, सोलर स्टॉर्म्स पहुँचे, उनमें सबसे तगड़ा सोलर स्टॉर्म कैरिंगटन का था इवेंट 1959 में। और कैरिंगटन इवेंट में जो शिद्दत आई थी हमारे पास सोलर मकनातीसी तूफान की, ये म्याकी इवेंट उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बहुत ज़्यादा ताकतवर था सूरज से। सूरज इतना बड़ा तूफान ला नहीं सकता। अगर कैरिंगटन तूफान, जो कि सूरज की मकनातीसी कुव्वत की वजह से आया था, उसके सोलर स्टॉर्म था, उसका अफेक्ट ये था कि टेलीग्राफ की लाइंस जल गई। उसको टेलीग्राफ होता था, टेलीग्राफ की लाइंस को आग लग गई। जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर पर, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उस पर जो अरोरा लाइट्स हैं, जो नेचुरल लाइट्स हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट्स हुई कि वो लाइट्स हमें यूरोप के कई मुल्कों में नज़र आई। इस वक्त सोलर मैक्सिमा ज़मीन को अप्रोच कर रहा था। सूरज का साइकिल होता है 11 साल में, और उसमें एक वक्त ऐसा आता है जब सूरज में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, उसे सोलर मैक्सिमा कहते हैं। और जब सूरज का सोलर मैक्सिमा होता है तो उस वक्त स्टॉर्म्स आते हैं, सोलर फ्लेयर्स आते हैं। 2025 में सूरज का सोलर मैक्सिमा आ रहा है। तो ये 10वां सोलर मैक्सिमा था जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैरिंगटन इफेक्ट की। और इस वक्त मुझे इल्म नहीं है, याद नहीं है 25वां सोलर मैक्सिमा है या मैं सही आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैंने लिखा नहीं हुआ है, लेकिन सोलर मैक्सिमा 2025 में होगा। तो इसका मतलब यह कि आपको ब्लैक स्पॉट ज़्यादा नज़र आएंगे और सूरज की जो एक्टिविटी है वो अगले साल बहुत बढ़ जाएगी। और इसीलिए लोग इस बात पे परेशान है कि हो सकता है सोलर स्टॉर्म हमें हिट करे। मैं आपको एक और स्ट्रेंज और बड़ी अजीबोगरीब बात बताना चाहता हूँ कि जब हमने दरख्तों में देखा तो हमें पता चला कि 774 सी में जो बस्ट आया C14 का, कई दरख्तों में तो वो फौरन उसने C14 ने हाइट पकड़ी, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर वो जो कंसंट्रेशन थी वो नॉर्मल हो गई। लेकिन बहुत से ऐसे दरख्त थे जहाँ पर कुछ डिले के बाद ये असरात आए और वो तकरीबन 2-3 साल चलते रहे। ये एक हैरानकुन बात थी कि कई दरख्तों पर तो फ़ौरन C14 के हमें टाइम के साथ रिंग्स में नज़र आती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन कई दरख्तों में ये 2-3 साल तक रही और डिलेड आई। ठीक है, डिलेड आई, लेट आई और 2-3 साल तक रही। जहाँ जिनमें इंस्टेंटेनियस आई वहाँ पर 1 साल तक रही। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई और हम ये समझते हैं कि जो म्याकी इवेंट हुआ है वो एक एक्सप्लोजन नहीं है, वो एक बस्ट नहीं है, वो एक फ्लेयर नहीं है, बल्कि वो जहाँ से भी आया है वहाँ से ढस 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 मुख्तलिफ फ्लेयर्स आए हैं। और उन फ्लेयर्स की वजह से हमें C14 की कंसंट्रेशन दरख्तों के अंदर इस तरीके से मिल रही है। अब ये फ्लेयर्स कैसे हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा अंदाज़ा साइंसदानों का ये है कि ये फ्लेयर सुपरनोवा हो सकते हैं। आजकल हम एक सितारे को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वो किस तरीके से सुपरनोवा की तरफ जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से उस वक्त भी सुपरनोवा हुए होंगे और उनसे ये रेडिएशन हमारी तरफ आती है। जब हम इसी चीज़ को तारीख के पैराए में देखते तो हमें नज़र आता है कि तकरीबन 774 सी के करीब जो हिस्ट्री की किताबें हैं उनमें आपको ड्राइंग्स में, जो पुरानी ड्राइंग्स हिस्ट्री में बनाई गई हैं, वहाँ पर भी आसमान पर एक चमकता हुआ धमाका नज़र आता है और शायद यही वो सुपरनोवा है जिसकी रेडिएशन हमारी तरफ आ रही है। इसी अंदाजे को काउंटर करने के लिए एक और आर्गूमेंट ये है कि कुछ ऐसे सुपरनोवा होते हैं जो एक्सप्लोजन से होते हैं लेकिन रेडिएशंस बहुत कम होती हैं, और कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको सुपरनोवा की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी और इवेंट से भी आ सकती हैं। इसलिए हम हतमी तौर पर ये बात नहीं कर सकते कि ये म्याकी इवेंट सुपरनोवा से ही आए हैं। लेकिन जब ये म्याकी इवेंट हमारी ज़मीन से टकराएंगे मुस्तकबिल में तो इनके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये हमारी सारी टेक्नोलॉजी को तबाह बर्बाद कर देगा और कुछ साल या कुछ दिहाइयाँ हमें बग़ैर टेक्नोलॉजी के रहना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त इंसानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो इतने ज़्यादा असरात में नहीं आए, इनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से रेडिएशन जब आएंगी तो हम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। यही वजह है कि म्याकी इवेंट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है
और बाहर की दुनिया पर इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, और ये फैसला करने की, ये प्रिडिक्शन करने की कोशिश की जा रही है, अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगला म्याकी इवेंट कहाँ से होगा और हमने उससे कैसे बचना है। क्योंकि म्याकी इवेंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अगर वो हमारी बायोलॉजी को चेंज नहीं भी करता, वो हमारी टेक्नोलॉजी को पूरे तरीके से चेंज करने की सलाहियत रखता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी सांस की एलर्जी के लिए भी दुआ करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।